हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप मेरे वीडियोस का लाभ उठा रहे होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत अपनी तैयारी भली भांति घर पर रहकर कर रहे होंगे, क्योंकि आपको आजकल समय भरपूर मिल रहा है। इसलिए आप मेरी वीडियोस का लाभ उठाएं और घर पे अध्ययन जारी रखें। बच्चों, आपके 10 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। आज से मैं 11वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ और यह 11वां अध्याय आपका जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी पे आधारित है और इस अध्याय का नाम है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। यहाँ पर आपको ये जो शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैव यानी जीवों से जुड़ा और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी या तकनीक। यहाँ पर जो है 2 चीज़ों का मिलन है इस शब्द में, यानी जीवों का मिलन अगर टेक्नोलॉजी के साथ कर दिया जाए तो बन जाती है जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। यानी यहाँ पर हम जो है अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जीवों के ऊपर और उन जीवों से कुछ ऐसे उत्पाद अपने लाभ के लिए प्राप्त कर रहे हैं जिससे मानवता का भला हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम जो है एक शॉर्ट में इसको समझना चाहें, एक इसका परिचय हम लेना चाहें, तो कैसे हम जो है जैव प्रौद्योगिकी को यहाँ पर समझेंगे। जैविक कारक या जैविक स्रोत, उनके इस्तेमाल से अगर हमें मानव कल्याण हेतु उपयोगी उत्पाद व सेवाएँ मिल रही हैं तो उसको हम कहेंगे जैव प्रौद्योगिकी। कोई भी जीवों से जुड़ा हुआ कोई भी कारक है या कोई जीवों से जुड़ा हुआ स्रोत है, तो उसको अगर हम जो है मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं तो वो ही जैव टेक्नोलॉजी है। ये जैव टेक्नोलॉजी भले ही आज का बज़ वर्ड है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद जो नंबर 2 की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय टेक्नोलॉजी है वो बायोटेक्नोलॉजी ही है। लेकिन क्या बायोटेक्नोलॉजी का जन्म अभी हुआ है? ऐसा नहीं है बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी का जन्म तो तब से हो गया था जब मानव ने प्रथम बार दूध से दही बनाना सीखा, और जब उसने देखा कि दूध में अगर लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु हो तो वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी आप दही बना रहे हैं तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी है। अगर आप जो सिरके का निर्माण कर रहे हैं उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी है। और अगर आप ईस्ट की सहायता से अल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं किण्वन के द्वारा, तो वो भी एक तरह की बायोटेक्नोलॉजी ही है। अब हम चलते हैं थोड़ा इसकी परिभाषा, और इस परिभाषा को और हम एक्सप्लेन करके इस बायोटेक्नोलॉजी को और स्पष्ट रूप से समझना चाहेंगे। यह परिभाषा जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है यह दी गई है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, और एनसीईआरटी की बुक में भी ये उल्लेखित है। और यह परिभाषा क्या कहती है? नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिकाओं व उसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन। यानी आपने जो है नए उत्पाद व सेवाएं प्राप्त करनी है। कहाँ से आपने प्राप्त करनी है? नए उत्पाद और सेवाएं आपको मिलेगी या तो प्राकृतिक विज्ञान से मिलेगी, मतलब नेचुरल साइंस की सहायता से आप जो है नए उत्पाद व सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, या जीवों की सहायता से आपको नए उत्पाद व सेवाएं मिल रही हैं, या कोशिकाओं की मदद से आपको वो उत्पाद व सेवाएं मिल रही हैं, या अंगों से मिल रही हैं, या उनके आणविक अनुरूपों से आपको अगर जो है नए उत्पाद व सेवाएं प्राप्त हो रही है तो वही बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर मोटे तौर पर हम यही समझेंगे कि अगर आप जीवों का कहीं भी उपयोग कर रहे हैं अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, तो वहाँ पर वो जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये मोटे तौर पर जो सिद्धांत इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सिद्धांत मुख्यतः केंद्रित होते हैं बायोटेक्नोलॉजी की 2 तकनीकों पर। बायोटेक्नोलॉजी में जो 2 मुख्य तकनीकें इस्तेमाल में लाई जाती हैं, वे 2 मुख्य तकनीकें क्या हैं? पहली तकनीक कहलाती है आनुवंशिक इंजीनियरिंग, या इंग्लिश में इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरी तकनीक कहलाती है रासायनिक इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी की जो पहली तकनीक है ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग, इसमें हम क्या करते हैं कि जीनों की हेराफेरी करते हैं। हेराफेरी यानी एक जीन को किसी एक स्थान से निकाल के किसी दूसरे जीव में उस जीन को प्रत्यारोपित करते हैं, उसे प्रविष्ट करा देते हैं, और उद्देश्य एक ही होता है, मनचाहे उत्पाद या सेवाएं प्राप्त करना। तो जीनों की हेराफेरी होती है आनुवंशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत, और ये बहुत एडवांस प्रकार की बायोटेक्नोलॉजी है और आजकल इसी का बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसी में बहुत अधिक कार्य किया जा रहा है। चाहे वो डीएनए की वैक्सीन हो, या बीटी कपास हो, या और भी कुछ इस तरह के उत्पाद हों जो कि जीन की हेराफेरी से तैयार होते हैं, वे सब आनुवंशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो रासायनिक इंजीनियरिंग है, रासायनिक इंजीनियरिंग में
कुछ ऐसे जो है रसायन बनाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उद्योग की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे वो सिट्रिक अम्ल हो, चाहे वो सिरका हो, चाहे वो अल्कोहल की विभिन्न किस्में हों, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो प्रतिजैविक हों जो कि हम रासायनिक रूप से संश्लेषित कर रहे हैं, तो वे सभी जो है रासायनिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। तो रासायनिक इंजीनियरिंग का एरिया भी बहुत वास्ट है और इसमें कई प्रकार के, करोड़ों प्रकार के उत्पाद आजकल बनाए जाते हैं और जीवों की सहायता इसमें ली जाती है। जीन की सहायता ली जाती है आनुवांशिक इंजीनियरिंग में और जीवों की सहायता ली जाती है रासायनिक इंजीनियरिंग में। दोनों ही जीवों से जुड़े हुए क्षेत्र हैं और अपनी उत्पादों और सेवाओं को हम इन दोनों तकनीकों के इस्तेमाल से प्राप्त करते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक आउटलाइन जैव प्रौद्योगिकी की आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम जो है जीवों का इस्तेमाल अगर टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं तो वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। आने वाले वीडियोज़ में हम अब इस बायोटेक्नोलॉजी के इतिहास पे भी नज़र डालेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के जो विभिन्न आयाम है उस पर भी हम नज़र डालेंगे और किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से हम इसके द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद को बनाते हैं, तो उनका एक हल्का सा हम जो है परिचय प्राप्त करेंगे। और एडवांस स्टडी तो आप इसकी बीएससी, एमएससी और हायर क्लासेस में करेंगे। यहाँ पर आप उसका एक इंट्रोडक्टरी स्टडी करने जा रहे हैं। आशा है ये इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर था जैव प्रौद्योगिकी का अध्याय 11 का, ये आपको समझ में आया होगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब आप अवश्य करें और अपने अध्ययन को सतत अनवरत जारी रखें अपने सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए। धन्यवाद।